वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं थानु। तो कहानी की शुरुआत होती है पार्थिक और शारोन नाम के कपल से, जिनकी हाल ही में शादी हुई है और दोनों ने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज किया था। इसके पीछे वैसे दो कारण थे कि शारोन अलग रिलीजन से थी, जिसकी वजह से प्रतीक की फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं प्रतीक के पास कोई फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी, जिसकी वजह से शारोन के परिवार वाले उसके लिए नहीं मान रहे थे। और फिर क्या था, जब दोनों की फैमिलीज उनके खिलाफ थी तो दोनों ने अपनी फैमिलीज के खिलाफ जाकर कोर्ट मैरिज कर लिया और अब अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक दूसरे शहर में आने का फैसला कर लिया है। जहां दोनों इस शहर में आते ही बस स्टॉप पर उतरते हैं और वहां से रेंट पर घर ढूंढते हुए इनको एक लैंडलॉर्ड अपने घर रेंट पे देने के लिए मिल जाता है। अब आगे जब वो उस रेंट वाले घर को देखते हैं ना, तो उसे देखकर उन्हें उतनी खुशी नहीं होती। लैंडलॉर्ड भी उनके चेहरे को पढ़ लेता है कि इनको खुशी नहीं है और कहता है कि देखिए, आपके बजट में आपको यही मिल सकता है। तो आगे घर के बारे में बताते हुए वो उनसे कहता है कि इस घर में पहले एक तमिलियन फैमिली रहती थी, जिसने मुझे 2 साल का भाड़ा नहीं दिया था। मैंने उनको भगा दिया फिर, और उनका काफी सामान यहीं पर रखा हुआ है। अगर इनमें से कोई सामान आपके काम आ जाए तो आप रख लीजिए और बाकी चीजों को आप फेंक सकते हो। इतना कहकर लैंडलॉर्ड पैसे लेकर वहां से जाने लगता है। जिस दौरान शारोन उससे पूछती है कि यहाँ पर कोई कुआं है क्या। जाते जाते बस वो एक जवाब दे जाता है कि यहाँ जंगल के अंदर एक कुआं तो है, पर वो जगह बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद प्रतीक और शारोन मिलकर घर की साफ सफाई में लग जाते हैं। फिर प्रतीक अपने दोस्त संतोष को कॉल करता है, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर है, और उसी ने इन दोनों की शादी और शहर में आने की मदद की थी। प्रतीक फिर पूछता है कि क्या तुम्हें संजय का कॉल आया था। उसने मुझसे कहा था कि वो शाम तक कॉल करेगा, लेकिन करा नहीं। असल में ये संजय संतोष का ही दोस्त है और संतोष ने संजय से बात भी की थी कि शहर में आने के बाद तुम्हें प्रतीक को कुछ काम दिलाना होगा। अब उसी शाम को हम उनके घर के आगे एक बस के अंदर बस ड्राइवर की क्रू को पार्टी करते हुए देखते हैं। तो उसी दौरान वो लोग इस बारे में भी बात करते हैं कि यहाँ पर एक नया कपल रहने के लिए आया हुआ है। जहाँ बातों में उनको पता चल जाता है कि संजय ने ही उनको यहाँ पर बुलाया हुआ है, यानी उस कपल को। असल में प्रतीक का घर रोड के बहुत ही करीब होता है और वहीं से कुछ ही दूरी पर बस स्टॉप भी है, जिस वजह से पूरे दिन यहाँ से बसेस गुजरती रहती है। और दिन की जो आखिरी बस होती है वो इनके घर के लगभग सामने ही आकर रुकती है और ये ड्राइवर्स का क्रू भी उन्हीं बसेस को मैनेज करते हैं, इसलिए यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। अब शाम में संजय इनसे मिलने के लिए आता है, जहाँ कुछ देर बातें करने के बाद प्रतीक संजय को अंदर आने को कह देता है, पर संजय जवाब देता है कि मुझे किसी काम के लिए देरी हो रही है, इसीलिए अभी तो मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना कहकर वो चला जाता है, पर जाने से पहले वो प्रतीक को अगली सुबह 8 बजे तैयार रहने के लिए कहता है, जहाँ वो कल प्रतीक को उसको काम दिलवाएगा। अब दोस्तों, अगली सुबह हम शारोन को विंडो के नजदीक खड़े होकर बाहर देखते हुए देखते हैं, जहाँ वो सामने के घर में बंधे एक कुत्ते को देख रही होती है, जिसको देखकर वो बड़ी दुखी भी हो जाती। तभी प्रतीक पीछे से आकर उसको संभालता है और दोस्तों, इससे हम समझ पाते हैं कि शायद पहले शारोन के साथ कुछ हादसा हुआ है, जिससे मतलब उसको जानवरों को अगर किसी भी तरह की कोई तकलीफ हो तो देखी नहीं जाती। और ये बात प्रतीक भी जानता है, हालांकि हमें नहीं बताया जाता कि असल में शारोन के साथ हुआ क्या था। अब आगे संजय इनके घर पर पहुंचता है, जहां से वो इनके लिए सब्जियां भी लेकर आया होता है। फिर शारोन को देने के बाद मतलब सब्जियां, संजय और प्रतीक वहां से चले जाते हैं। फिर जब संजय अपने बॉस से बात करता है तो प्रतीक को काम मिल जाता है, जहां दोनों मिलकर वहां वॉल्स को पेंटिंग का काम करते हैं। दूसरी तरफ हम शारोन को घर पर अकेला देखते हैं, जहां भूख लगने पर वो पास ही के रेस्टोरेंट में जाती है और वहां से खाना खाकर वो प्रतीक को कॉल करके पूछती भी है कि क्या तुम्हारे लिए भी मैं कुछ लेकर आ जाऊं। मतलब वो घर पर ले जाने की बात कर रही है, जब प्रतीक घर पर आएगा तब खाएगा मतलब। लेकिन प्रतीक कहता है कि आज तो मैं संजय के साथ ही खाऊंगा। अब आगे जब संजय और प्रतीक दोनों फ्री होते हैं तो संजय स्मोक करने लगता है और प्रतीक को भी ऑफर करता है कि तुम भी कर लो। प्रतीक कहता है कि जब मैं फिल्म लाइन में था ना, तभी मैंने स्मोकिंग और ड्रिंकिंग सब छोड़ दिया था। अरे प्रतीक भाई, तुमने ये फिल्म लाइन क्यों छोड़ दी। तो जवाब में प्रतीक रिस्पॉन्सिबिलिटी कहता है। अच्छा संजय, एक बात बताओ, यहाँ पर कोई नदी है क्या। तो वो बता देता है कि हाँ, तुम्हारे घर के करीब एक नदी है। प्रतीक फिर उस नदी को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुंच जाता है, जहाँ उसको एक आदमी मछलियां पकड़ते हुए नजर आता है। प्रतीक उससे पूछता है क्या ये नदी गहरी है। वो हाँ में जवाब देता है। फिर दोस्तों, वो एक लकड़ी के सहारे नदी में ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ ज्यादा गहराई ना हो। और उसी शाम जैसे प्रतीक घर पहुंचता है, वो शारोन से कहता है कि नदी में परफेक्ट जगह मिल गई है। अब ये क्या करने वाले हैं दोस्तों, बस आपको पता चल जाएगा। अगली रात प्रतीक उस जगह पे जाता है और नदी के करीब एक जगह पर सूखी पत्तियों से एक बेड जैसा स्ट्रक्चर बना देता है। फिर वापस आकर शारोन से कहता है कि कल हम वहाँ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली रात दोनों उस जगह पर जाने के लिए घर से निकलते हैं, पर उन्हें सामने आखिरी बस खड़ी मिलती है, जिसमें बस के क्रू लोग फिर से वही ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो उनको देखकर शारोन कहती है कि नहीं, आज तो हम नहीं जा पाएंगे, ऐसा करते हैं कल ही चलते हैं, जब ये लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे तब। प्रतीक मान जाता है। अब अगली रात दोनों फिर से घर से बाहर आते हैं और इस बार प्रतीक आराम से बाहर देख पाता है कि कोई भी आदमी बैठा नहीं है।
मतलब सभी अपने अपने घर जा चुके होते हैं। जिसके बाद वहाँ पर किसी को ना पाकर दोनों अपने घर से निकल के नदी के पास आते हैं और नदी में कई बार लगभग 20 से 25 मिनट तक पानी में ही रहते हैं, जिसमें वो कई बार सांस लेने पर ऊपर आते हैं और फिर से पानी में जाकर वहीं पर रहते हैं। और लगभग 20 मिनट तक ऐसा करने के बाद दोनों नदी से बाहर आते हैं और जो प्रतीक ने बेड जैसा स्ट्रक्चर बनाया था ना, उस जगह एक चादर बिछाकर अपने कपड़े निकाल कर दोनों वहाँ पर इंटीमेट होने लग जाते हैं। और इस दौरान शारोन बहुत डरी भी होती है, चारों तरफ देखती है कि कोई हमें देख तो नहीं रहा। अगली रात भी ये दोनों यही करते हैं और कुछ दिनों के बाद एक फेस्टिवल आने वाला होता है, जिस वजह से प्रतीक का पेंटिंग का काम बढ़ जाता है। इसलिए प्रतीक शारोन को भी अपने साथ उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पेंटिंग का काम हो रहा है, ताकि शारोन को रात में घर पर अकेला ना रहना पड़े। हालांकि इन 2 रातों में भी दोनों नदी के पास जाकर वही चीज फिर से करते हैं जो वो पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। और ये बात काफी अजीब भी होती है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का घर है, तो ये बाहर जंगल में इस तरह नदी के किनारे क्यों कर रहे हैं ये चीज। अब दोस्तों आगे एक रात बस क्रू में से एक आदमी इनको जंगल की तरफ जाते हुए देख लेता है और उनका पीछा करने के बाद वो देख लेता है कि ये दोनों जंगल में आकर करते क्या है। उसे समझ नहीं आता कि दोनों ऐसा करते क्यों है और फिर आगे वो ये बात अपने बाकी क्रू मेंबर्स को भी बता देता है, जिसको सुनकर तो वो हंसने लग जाते हैं पहले, क्योंकि उन्हें इसकी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। तभी वहाँ पर प्रतीक आ जाता है, जो कि पास ही में किसी क्लिनिक या हॉस्पिटल का एड्रेस पूछने के लिए आया होता है, क्योंकि शारोन बड़ी बीमार हो गई थी, जिसका कारण शायद पानी में रोज रात जाना हो सकता है, ठंड लग गई होगी उसे। अब अगली रात वो आदमी जिसने इनको देखा था, वो अपने बाकी क्रू मेंबर्स को वही चीज दिखाने के लिए अपने साथ आधी रात में जंगल में उनको लेकर जाता है, जहाँ सभी प्रतीक और शारोन को नदी के पास प्यार करते हुए देख लेते हैं और उसे रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। इसी बीच एक आदमी अपने फोन से फोटोज भी लेता है, जिसमें कैमरे का फ्लैश और क्लिक की आवाज सुनकर प्रतीक और शारोन समझ जाते हैं कि कोई उन्हें रिकॉर्ड कर रहा है। तो डर के मारे दोनों अपने कपड़े पहन लेते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ ये क्रू उनको रोक कर उनसे झगड़ा करने लग जाता है और कहने लगता है कि ऐसी हरकतें तुम यहाँ पर क्यों कर रहे हो, घर नहीं है कि तुम्हारे पास। वो सभी यहाँ तक कि प्रतीक को पीटने भी लग जाते हैं और किसी तरह प्रतीक और शारोन दोनों उनसे कई बार माफी मांगने के बाद वहाँ से अपने घर जा पाते हैं। घर पर शारोन उस हादसे के बारे में सोचकर बहुत रोती है कि अब क्या होगा, सभी को पता चल गया। तो प्रतीक बड़ी मुश्किल से उसको संभालता है कि सब ठीक ही रहेगा। अगली सुबह जिन्होंने उन दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग की थी, वो उस वीडियो को हर जगह फैला देते हैं, जिससे वो वीडियो संजय तक भी पहुंच जाती है। संजय फिर इस बारे में जानने के लिए प्रतीक को कॉल करता है, तो प्रतीक उसको बस ये कहता है कि देख भाई मैं बीमार हूँ और 2 दिन में नहीं आ पाऊंगा, इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। अब आगे एक दिन जब वो ड्राइवर्स का ग्रुप कैरम खेलता है ना, तभी बातों ही बातों में एक आदमी कहता है कि वो दोनों तो अब सुबह नजर ही नहीं आते, जिस पर दूसरा कहता है कि क्योंकि उनका काम सिर्फ रात में होता है इसीलिए वो रात को ही बाहर आते हैं। इस तरह दोस्तों उन दोनों का खूब हंसी मजाक उड़ाया जाता है। तभी प्रतीक कुछ खाने का सामान लेने के लिए घर से निकलता है, जहाँ पास ही के रेस्टोरेंट में जाने पर सभी लोग प्रतीक को बड़ी अजीब तरह से देखने लगते हैं, जो कि साफ बता रहा है कि सभी ने वीडियो देख ली है। और इस बारे में जानकर प्रतीक को बहुत ही दुख होता है। वो किसी तरह वहाँ से कुछ खाने के लिए लेकर जाता है और भागते हुए घर जाता है, ताकि कोई उसको मिल ना पाए, जहाँ उसे भी इस बात से बड़ा रोना आता है कि क्या हो गया हमारे साथ। पर वो शारोन के सामने बिल्कुल टाइट रहता है, मतलब उसको दिखाता नहीं कि वो कितना दुख में है, जिस वजह से वो अकेले में ही जाकर रोने लग जाता है। संजय भी इस बात को समझ चुका था कि दोनों की लाइफ खराब हो रही है, इसीलिए वो संतोष को कॉल करके उसको बता देता है कि यहाँ पर तुम्हारा दोस्त प्रतीक बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गया है, तुम जल्दी आ जाओ। अगले सीन में हम संजय को संतोष से मिलते हुए देखते हैं, जहाँ उस वक्त वहाँ प्रतीक का लैंडलॉर्ड भी होता है। संजय फिर संतोष को पूरी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया और कहता है कि वो वीडियो पूरी तरह फैल चुका है, यार क्या होगा, सभी ने वीडियो देख लिया है और बड़ी बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं, यहाँ तक कि लैंडलॉर्ड पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इन्होंने कैसे लोगों को घर दे दिया। पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि वो दोनों ऐसी हरकतें कर क्यों रहे हैं। तो इसका जवाब देते हुए संतोष कहता है कि मुझे ये बात तुम्हें पहले ही बता देनी चाहिए थी कि उनकी पहले लाइफ में क्या हुआ था। तो संजय पूछता है कि क्या हुआ था। कहानी जाती यहाँ से फ्लैशबैक में, जहाँ 7 साल पहले प्रतीक एक असिस्टेंट डायरेक्टर था और फिल्म लाइन में काम करता था, जहाँ उसके साथ साथ उसका दोस्त संतोष भी काम किया करता था। एक दिन प्रतीक को फिल्म सेट पर एक पपी नजर आता है, जो कि शायद अपने मालिक से बिछड़ गया था, जिसके बाद प्रतीक उसको संभाल कर अपने घर पर लेकर जाता है। और उस वक्त प्रतीक, संतोष और उनका एक तमिल फ्रेंड विनीत उनके साथ रहा करता था। प्रतीक उस पपी को अपने घर पर रख लेता है और उसे पालने में लगा होता है। जब भी वो काम पर जाता था तो उसके बाद विनीत ही उस पपी को संभाला करता था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो पपी शारोन का पेट है और पपी के गायब होने की वजह से शारोन कई दिनों से खाना तक नहीं खा रही थी। उसके घर वाले नया पपी लाने की बात भी कर रहे थे, पर शारोन को तो वही वाला पपी वापस चाहिए था। जिसके बाद पपी के मिसिंग पोस्टर्स शहर में हर जगह फैला दिए जाते हैं और ऐसा ही एक पोस्टर विनीत तक पहुंच जाता है, जहाँ के विनीत वो पोस्टर प्रतीक को दिखाता है और प्रतीक फिर शारोन को कॉल करके बता देता है कि आपका पपी मेरे पास है। शारोन फिर उसको लेने के लिए प्रतीक के घर पर आती है और अपने पपी को वापस पाकर बड़ी खुश होती है और इसी दौरान शारोन और प्रतीक में अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो प्रतीक ये भी कहता है कि अरे कभी कभार इस पपी को यहाँ पर ला लेना हमारे सामने। आगे शारोन पपी को लेकर प्रतीक से कई बार मिलने आ जाती है और धीरे धीरे इनकी
की दोस्ती गहरी हो जाती है, जो आगे चलकर प्यार में बदल जाता है। अब दोस्तों शारोन फिर एक शाम प्रतीक को बताती है कि जब मैं 11 साल की थी तभी मेरी माँ की मौत हो गई थी, जिसके बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मेरे पापा बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के हैं। आगे मेरे पापा ने मेरे कहने पर मुझे अंकल आंटी के यहाँ छोड़ दिया, जहाँ पर मुझे अपना सा लगता था, और अब मेरे पापा दूसरे शहर में रहते हैं। फिर दोस्तों ये सारी बातें बताने के बाद शारोन घर पर प्रतीक के बारे में बताती है, पर कोई भी उसकी और प्रतीक की शादी के लिए नहीं मानता, क्योंकि प्रतीक अमीर नहीं था और उसके पास कोई स्टेबल जॉब नहीं थी। यहाँ तक कि शारोन के पापा उसकी बातें सुनकर उसको अगले ही दिन अपने साथ दूसरे शहर ले जाने की बात करते हैं। ये देखकर तो वो उसी रात अपने घर से भाग जाती है और अगले दिन प्रतीक और शारोन दोनों कोर्ट में जाकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, जहाँ से आगे दोनों प्रतीक के घर पहुंचते हैं। यहाँ प्रतीक की माँ शारोन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होती, क्योंकि वो दूसरे रिलीजन की थी। वो उन दोनों को अपने घर में घुसने से भी रोक देती है और दोनों को हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद संतोष उन्हें अपने साथ रहने के लिए कहता है। पर प्रतीक ये कहते हुए मना कर देता है कि देखो यार, तुमने पहले ही हमारी इतनी मदद की है और अब हम तुम्हें और ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकते। दोनों फिर यहाँ से एक रेंट पर घर लेने के लिए दूसरे शहर में चले जाते हैं, जो कि हमें पता है, ताकि वो फैमिली से वापस ना मिल पाए कभी, जिस वजह से प्रतीक का असिस्टेंट डायरेक्टर का काम भी छूट जाता है। इस दौरान दोनों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि दोनों के पास पैसे बिल्कुल नहीं होते और प्रतीक को पेंटर की जॉब करनी पड़ जाती है। पर इसमें भी दोनों अपने लिए खुशियां ढूंढ लेते हैं और दोनों के लिए एक दूसरे का साथ रहना ही काफी है। पर एक रात शारोन को बहुत ही अजीब बड़ा झटका लगता है जब वो अपने पापा का एक मैसेज देखती है, जिसमें उन्होंने एक फोटो भेजा होता है और फोटो में पपी की डेड बॉडी होती है, जिसे शारोन के पापा ने मार दिया था। और नीचे उन्होंने मैसेज में लिखा होता है कि अगर तुम कभी मेरे सामने आई तब तुम्हारा भी यही हाल होगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और यही कारण था कि शारोन का पपी की तरफ इतना लगाव हो गया था। इतने दुख के बाद भी इनके लाइफ में एक और दुख आ जाता है, जो कि था कि शारोन माँ नहीं बन पा रही थी। शारोन को कुछ साल हो चुके थे, पर दोनों पेरेंट्स नहीं बन पा रहे थे, जिसके लिए दोनों काफी डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, पर किसी भी डॉक्टर से इनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। और एक बच्चा पाना इनके लिए और भी जरूरी हो गया था, क्योंकि बीच में प्रतीक से मिलने उसके दादाजी आते हैं, जो उन दोनों को कहते हैं कि देखो, घर वाले शुरुआत में तो गुस्सा रहता ही है, पर बच्चा हो जाए तो उसके बाद गुस्सा चला जाता है और फिर वो अपने सभी बच्चों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए फैमिली से जुड़ने के लिए तुम्हें भी अपने बच्चे की सख्त जरूरत होगी। पर क्या है, हर बार प्रेगनेंसी फेल हो जाती है। प्रतीक ये बात अपने दादाजी को बताता है, तो जवाब में वो प्रतीक को एक आयुर्वेदिक वैद्य के बारे में बताते हैं, जो उनकी इसमें मदद कर सकता है। और वो वैद्य शहर से दूर पहाड़ी इलाकों में रहता था। प्रतीक और शारोन फिर उससे मिलने के लिए जाते हैं और वैद्य प्रतीक को हाथ देखकर कहता है कि तुम दोनों का बच्चा होना जरा मुश्किल है। इसको ऐसे समझो कि तुम्हारे शरीर में कई कमियां आ चुकी हैं, जो कि शहर में रहने की वजह से आई है। तो अगर तुम्हें अपने शरीर को वापस उस काबिल बनाना है जिससे बच्चा पैदा हो जाए, तो तुम्हें प्रकृति के करीब आना होगा, जिसके लिए तुम्हें शहर से अलग होकर गाँव के इलाके में रहना होगा। साथ ही एक चीज और तुम्हें करनी होगी, जिसमें तुम्हें हर रात नदी में जाकर लगभग आधा घंटा उसमें रहना होगा, जो तुम्हारे शरीर को ठंडा करेगी, और फिर तुम्हें इंटीमेट होना होगा, उससे ही तुम्हारा बच्चा होगा। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं और वहाँ से आते हुए सोचने लगते हैं कि हमें ये चीज करनी चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद प्रतीक शारोन से कहता है कि हमें 7 साल हो चुके हैं, 7 साल से कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तो एक बार ये करके भी देख लेते हैं। जिसके बाद दोनों इसके लिए मान जाते हैं और गाँव जैसे इलाके में आकर वहीं रहने लग जाते हैं। फिर आगे की कहानी तो दोस्तों हमें पता ही है। अब संजय को जब इस बारे में पता चलता है कि दोनों बच्चे के लिए ऐसा कर रहे थे, और तब उस ड्राइवर ग्रुप ने इनका वीडियो बनाकर सभी को फैला दिया, तो तब संजय और संतोष उन लोगों से मिलने जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी एक गलती ने एक कपल की जिंदगी खराब कर दी है। फिर काफी सुनाने के बाद वो ग्रुप भी समझ पाता है और अपनी तरफ से जितने जनों से वो वीडियो डिलीट करवा सकते थे वो डिलीट करवा देते हैं। फिर शारोन और प्रतीक से माफी भी मांगते हैं सभी। पर ये क्या, वो दोनों घर पर नहीं मिलते, उनके घर पर ताला लगा होता है। दोनों को हर जगह ढूंढा जाता है, पर दोनों कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद अगली सुबह संजय को अपने एक दोस्त का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि प्रतीक और शारोन की डेड बॉडी नदी के पास मिली है। ये सुनकर तो संजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। संजय फिर संतोष और बाकी जनों को लेकर नदी के पास पहुंच जाता है, जहाँ उनकी डेड बॉडी ऊपर तैर रही होती है। दोनों ने वीडियो फैलने की वजह से जो शर्मिंदगी महसूस की थी, उसको वो झेल नहीं पाए और उन्होंने मौत को गले लगाना ही सही समझा, जिस वजह से दोनों ने आत्महत्या कर ली। और डेड बॉडी में भी दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। ये देखकर वो ग्रुप जिन्होंने उनका वीडियो वायरल किया था, वो बहुत ही गिल्ट में चले जाते हैं कि उनकी वजह से दोनों जनों ने अपनी जान गंवा ली। आगे गिल्ट और भी ज्यादा तब बढ़ जाता है जब न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो प्रतीक और शारोन के मौत के बारे में आर्टिकल पढ़ते हैं, और उस आर्टिकल में लिखा होता है कि वाइफ के पोस्टमार्टम से पता चला है कि वाइफ प्रेग्नेंट थी, यानी कि यहाँ 2 नहीं 3 जनों की जान गई। और जिस जिंदगी के लिए प्रतीक और शारोन ने ऐसा किया था, वो जिंदगी जैसे उनके करीब ही थी, लेकिन उस वीडियो की वजह से सब खत्म हो गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी खत्म हो जाती बड़ी इमोशनल एंड पे।